हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2024 की। हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो स्टेट पीएससी की हो, या आपकी बैंक की हो, या आपकी किसी रेलवे एग्जाम की हो, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होने वाली है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप नट लर्निंग ऐप पर, याद रखिए किस पर, नट लर्निंग ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। नट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वीडियो कई बार नहीं देख पाते हो जल्दबाजी में, तो आप पीडीएफ को पढ़ सकते हो। साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी वहां पे उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज आप अपने एग्जाम के हिसाब से लगा सकते हो। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस और नर्सिंग तक की टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पे 100-200 टेस्ट नहीं बल्कि 250 237 टेस्ट मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। एक बार जरूर डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिए ऐप कैसा है कैसा नहीं है। पहले हम अपनी करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहले हमारी करंट अफेयर्स क्या है उसको देख लेते हैं। पहली जो हमारी करंट अफेयर्स है, ताइवान का पहला चंद्र मिशन। कहाँ की बात कर रहा है? ताइवान की बात कर रहे हैं। ताइवान ने अपना पहला चंद्र मिशन को, मतलब कि चंद्रमा के लिए मिशन, याद रखिएगा इसके लिए, चंद्रमा के लिए मिशन 2024 लॉन्च होने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ताइवान की बात कर रहे हैं। भारत की इसरो की बात नहीं कर रहे हैं, नासा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ताइवान की बात कर रहे हैं। ताइवान भी अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च कर रहा है। तो 29 जनवरी को ताइवान ने नेशनल सेंटर यूनिवर्सिटी इस मिशन की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि उसके संकाय और छात्रों के द्वारा विकसित डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब इस साल की चौथी तिमाही में जापान में लॉन्च होने वाला है। तो याद रखिएगा जापान में ये लॉन्च होगा, लेकिन ये किसका मिशन है? ताइवान का पहला चंद्र मिशन है। इसके बारे में समझें तो डीएसआरपी का वजन 400 ग्राम है। याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? डीएसआरपी के वजन की बात कर रहे हैं। 400 ग्राम है। यह हाथ के आकार से थोड़ा सा बड़ा है। याद रखिएगा जो हाथ का हथेली का आकार होता है इससे थोड़ा ही बड़ा है। गहरे अंतरिक्ष में विकर्ण वातावरण और चंद्रमा की 4 महीने की यात्रा में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के डिजाइन के संदर्भ में यह डिजाइन किया गया है। सफल जमीनी परीक्षणों के बाद विकिरण सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए डीएसआरपी को दिसंबर 2023 में जापान के जैक्स ए त्सुकुतवा अंतरिक्ष केंद्र में ले जाया गया। क्या रखिएगा, इसे जापानी निजी चंद्र अन्वेषण कंपनी और चंद्रमा लैंडिंग मिशन में भागीदार आई स्पेस के द्वारा विकसित होकुटू आर मिशन 2 चंद्र लैंडर में एकीकृत भी किया जाएगा। पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से अधिक गहरे अंतरिक्ष में कठोर विकिरण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो कि जीवन रूपों और तकनीकों के उत्पाद दोनों को प्रभावित करती है। तो ये चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये आपकी डिटेल से मैंने बता दी है, पूरी खबर बता दी है। आपको याद रखना है कि चंद्र मिशन अगर पूछा जाए कि ताइवान का कोई सा चंद्र मिशन लॉन्च होने जा रहा है, तो आप लोग बताना है हाँ होने जा रहा है। उसका नाम है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब, मतलब कि डीएसआरपी उसका नाम है, डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब इसका पूरा नाम है। सेकंड करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोग को शॉर्ट नोट्स, याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स, और कोई भी एग्जाम का नोटिस होता है तो आप लोग को वहां पे सबसे पहले मिल जाता है, क्योंकि हर तरीके की वीडियो बनाना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वहां पे आपको नोटिस मिल जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है। साथ में ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारी ये। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 आर्द्र भूमियों जोड़ दी है। कितनी आर्द्र भूमि जोड़ी है? 5 आर्द्र भूमि को यहाँ पे जोड़ दिया है। किसने जोड़ दिया है? भारत ने जोड़ दिया, याद रखिएगा। तो अब भारत में इनकी संख्या कुल कितनी हो चुकी है? तो 80 हो चुकी है, याद रखिएगा। कितनी? 80। भारत में 5 जुड़ने के बाद अर्धभूमियों की संख्या 80 हो चुकी है, जो कि पहले 70/75 थी। कौन कौन सी जोड़ी गई है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं किसके द्वारा जोड़ी जाती है। भारत में अब 80 रामसर साइटें हो चुकी हैं, जो पहले 75 थी, 75 थी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुंशोडोवा मोबा से मुलाकात की, जिन्होंने 5 स्थलों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हम बात कर लेंगे 5 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं।
तो पर्यावरण मंत्री ने तमिलनाडु और कर्नाटक को उनकी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने की बधाई दी है। तो कहाँ की शामिल हुई है? तमिलनाडु और कर्नाटक की। नई जोड़ी गई आर्द्र भूमियों की बात करें तो कर्नाटक से मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगसा अगनासिनी मुहाना, ये जो कर्नाटक की हैं वो 3 शामिल की गई हैं। तमिलनाडु की 2 कौन सी हैं? कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन। तो कर्नाटक की, तमिलनाडु की 2 और कर्नाटक की 3, टोटल यहाँ पर 5 जोड़ी गई हैं और 75 पहले से ऑलरेडी थी, तो टोटल अब 80 हो चुकी है। तो रामसर साइटों की संख्या की बात की जाए तो अब 80 हो चुकी है। कर्नाटक की मगधीकेरे, अंक समुद्र और अगनासिनी, तमिलनाडु की कराईवेटी और लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन। रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है या इंटरनेशनल ये ट्रीटी है जिसका उद्देश्य है कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना और विवेकपूर्ण उपयोग करना इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि 2 फरवरी, याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को 1971 2 फरवरी को ईरान के रामसर में किया गया था इसका हस्ताक्षर, और जो कि कैस्पियन सागर पर स्थित है। कहां पर है? कैस्पियन सागर पर स्थित है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में इसका सम्मेलन हुआ था, वहां पर इसका हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट और इंपोर्टेंट कन्फेयर्स की बात करते हैं। आप सभी लोग पेटीएम बैंक यूज करते होगे, नहीं करते हो तो करोगे आगे चलकर। वैसे तो यूपीआई आजकल सभी करते हैं। तो आरबीआई ने पेटीएम पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। किसने लगाए हैं? आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं, उसको देख लेते हैं। तो आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने के निर्देश दे दिए गए। किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे क्रेडिट लेन देन के बंद करने के निर्देश दिए गए हैं कि अब है लेन देन बंद कर देगा। पूरी खबर क्या उसको समझते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 को बाद सभी जमा और क्रेडिट लेन देन को रोकने के निर्देश दिए हैं। कब से हो जाएंगे? 29 फरवरी से। याद रखिएगा, आप लोग सोच रहे हो गलती से लिख गया क्या, इस साल 29 फरवरी है। 29 फरवरी से ये क्रेडिट लेन देन बंद हो जाएंगे सभी जमा और लेन देन पर। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड साथ में जमा और क्रेडिट लेन देन पर टॉपअप रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और समझ लेते हैं क्यों किया गया है। तो ग्राहक अभी भी अपने खातों से धनराशि निकाल सकते हैं, मतलब कि अभी फरवरी के पहले तक आप अभी कभी कोई भी धनराशि अपनी पेटीएम पेमेंट बैंक से निकाल सकते हो, लेकिन फंड ट्रांसफर और यूपीआई जैसी सुविधाओं सहित कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। उपयोगकर्ता अभी भी पेटीएम ऐप और यूपीआई चैनल का उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक मूल कंपनी के स्वामित्व में है, पेटीएम पेमेंट बैंक से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, पेटीएम ऐप मूल कंपनी के स्वामित्व में है और पेटीएम पेमेंट बैंक से संबंधित यह नहीं है। 1 मार्च 2024 से, कब की बात कर रहा है? 1 मार्च, याद रखिएगा 1 मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक खाते और वॉलेट में कोई क्रेडिट या फिर टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि केवल और केवल, मतलब कि बोला जाए तो फरवरी के लास्ट दिन तक ही सिर्फ आप क्रेडिट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे लेन देन जमा कर सकते हो, लेकिन 1 मार्च से कोई भी अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी। सारी अनुमति को रद्द किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। प्रतिबंध लागू होने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक नए ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ सकेगा। याद रखिएगा, अभी हाल की खबर यही है कि नहीं जोड़ सकेगा। हो सकता है परिवर्तन कर दे आरबीआई, क्योंकि आरबीआई भारत की सर्वोच्च संस्था है, बैंकों पर रेगुलेशन करती है। कहीं ना कहीं हो सकता है चेंज भी कर सकती है, नहीं कर सकती है, पता नहीं, लेकिन जो भी खबर आएगी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो अभी के लिए इतनी ही खबर है कि क्रेडिट कार्ड पर और लेन देन पर सारे तरीके से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है, और ये खबर इंपोर्टेंट है, रियल लाइफ के लिए भी और एग्जाम के पर्पज से भी इंपोर्टेंट है। आ सकती है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कन्फेयर्स की बात करते हैं। इंपोर्टेंट कन्फेयर्स है क्योंकि कोई नई प्रजाति की अगर खोज की जाती है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में इसको चर्चा का विषय बन जाता है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही होगी लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा मिलता है। नट लर्निंग ऐप नाम से अपना ऐप है, उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके ये तो देखिए काम का है कि नहीं है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, चीजें हैं, क्लास चल रही हैं लाइव, जरूर एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।
करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने पश्चिमी घाट से, याद रखिएगा कहाँ की बात करी है, वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है, भारत के कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। कौन सी छिपकली? कंगारू छिपकली की। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, कंगाली छिपकली की यहाँ पे नई प्रजाति की खोज की गई है। अब कंगारू नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कंगारू तो कुछ और है, लेकिन यह छिपकली है। बात की जाए तो पूरी की फाउंड के माध्यम से, तो एक समूह ने, वैज्ञानिकों के समूह ने इडुक्की के कुलुमाबू में दक्षिणी पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। कहां पे की है? पश्चिमी घाट के इडुक्की के कुलुमाबू में दक्षिणी पश्चिमी घाट से कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति एबैडोमी, याद रखिएगा, यह प्रजाति एबैडोमी या भारतीय कंगारू छिपकली के बाद अगस्त गामा जीनस की दूसरी प्रजाति है। तो ये जो इंपोर्टेंट वर्ड है, इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है। ये बैडडोमी या भारतीय कंगारू छिपकली के बाद अगस्त गामा जीनस की दूसरी प्रजाति है। अगस्त गामा एंडीज और उत्तरी कंगारू छिपकली अगार अगामेडे परिवार से संबंधित है। इसकी अधिकतम थूथन वेट लंबाई की बात की जाए तो 4.3 सेंटीमीटर, कितनी? 4.3 सेंटीमीटर है। ये सरीसृप शराब पर्वतारोही होते हैं, अन्य छिपकलियों की तरह पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं। मतलब कि ये जो पेड़ होते हैं उन पर यह नहीं चढ़ सकते हैं। अधिकतर स्थलीय होते हैं, मतलब कि स्थल में पाए जाते हैं। घने पत्तों वाले कूड़ों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां पे कूड़ों के पत्ते डले होते हैं घने आकार में, वहां पे ये पाई जाती हैं। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, रखिएगा, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। शिकारियों से बचने के लिए सूखी पत्तियों के भीतर छिप जाती हैं। तो शिकारी जब शिकार करते हैं उनसे बचने के लिए जो पत्ते डले होते हैं उन पत्तों के भीतर भीतरी भाग में यह छिप जाते हैं, क्योंकि स्थल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते हैं। नई प्रजाति में एक समान हल्के जैतून भूरे रंग का शरीर है और थोड़ा गहरा रंग का सिर भी होता है। थोड़ा सा देख सकते हो ये तरीके से आप, है ना। तो यहाँ पे गहरे रंग का मुंह है, मतलब कि इसका बाकी का शरीर इसके जैतून भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। सुल्तान बने हैं, कहाँ के राजा बने हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो जोहोर के, याद रखिएगा, जोहोर के सुल्तान इब्राहिम ने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ली है। कौन से राजा के रूप में? 17वें स्थान के राजा हैं, और कहाँ के लिए? मलेशिया के, याद रखिएगा, मलेशिया की बात कर रहा है। मलेशिया के वहां पर 17वें राजा के रूप में शपथ ली है जोहोर के सुल्तान इब्राहिम ने। 31 जनवरी को दक्षिणी राज्य जोहोर के अरबपति सुल्तान इब्राहिम इस सिकंदर को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। इनका जो पूरा नाम है थोड़ा सा याद कर लो। उन्होंने अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया है। किनके स्थान लिया है? अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद का स्थान लिया है, जो राजा के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के अंत में अपने गृह राज्य पहांग का नेतृत्व करने के लिए लौट आए। अन्य शाही परिवारों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और कैबिनेट सदस्यों की उपस्थिति में इब्राहिम इस्कंदर ने कुआलालंपुर, याद रखिएगा, कहां पे? कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में पद की शपथ ली और एक समारोह की घोषणा की दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए हैं। राजपक्षे के समारोह के बाद आयोजित किया जाएगा। 1957 में 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। याद रखिएगा, मलेशिया को कब आजादी मिली थी? 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आजादी मिली, और दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली के तहत 9 जातीय मलय राज्य शासकों ने बारी बारी 5 साल के लिए राजा के रूप में कार्यभार भी संभाला है। मलेशिया की बात की जाए तो 13 राज्य हैं, लेकिन अभी केवल 9 में ही शाही परिवार है। तो मलेशिया में 13 राज्य हैं, लेकिन 9 में शाही परिवार है। 1957 में इसको ब्रिटेन के द्वारा आजादी मिली थी। दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली है जहां पर 9 जातीय मलय राज्य शासकों के बारी बारी से 5 साल के लिए राजा के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है, 16वें वित्त आयोग से संबंधित है, बहुत इंपोर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग से संबंधित है। खबर क्या है कि 16वें वित्त आयोग एफएफसी के 4 सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई, जिसमें से 3 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 3 पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। 30 जनवरी को सरकार ने, याद रखिएगा, भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना में घोषणा की कि पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य एएन झा, व्यय विभाग के पूर्व विशेष सचिव एनजी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राज्याध्यक्ष को एसएफसी के पूर्वकालिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के, याद रखिएगा, किस बैंक की? स्टेट बैंक के, एसबीआई के
समूह के मुख्य कार्यकारी सलाहकार सौम्य क्रांति घोष, किसको? सौम्य क्रांति घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया हुआ है। दिसंबर में सरकार ने नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को एसएफसी का नेतृत्व करने के लिए भी नियुक्त किया था। तो पहले अरविंद पनगड़िया किसके मुख्य प्रमुख थे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा जल्दी से। वित्त वर्ष 2027 से 5 साल के लिए केंद्र की कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ साझा करने का फार्मूला तय किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि राजस्व का जो हिस्सा होता है उसको राज्यों के साथ साझा कैसे किया जाए, किस तरीके से फॉर्मूला अपनाया जाए, यही नीतियां बनाता है। तो इसी तरीके से अब नीतियां फिर से परिवर्तन में आएंगी और आप लोगों को पता चलेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, क्योंकि आप सभी लोग जिस मोबाइल का उपयोग करते हो इस पर आयात शुल्क को घटा दिया गया है। किसको? आयात शुल्क को, जो इंपोर्ट होते हैं उस शुल्क को हटा दिया गया है। किस पर? मोबाइल फोन के घटकों पर, मतलब मोबाइल फोन के जो उपकरण आते हैं उपकरणों पर अब आयात शुल्क को घटा दिया जा रहा है। किसने घटाया है? तो सरकार के द्वारा। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल फोन हैंडसेट के विभिन्न घटकों पर आयात जो शुल्क है 15% से घटाकर 10% कर दिया है। कितना कर दिया है? 15% से केवल 10% कर दिया है, और 5% घटाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जानकारों के मुताबिक मोबाइल फोन की कीमत करीब 3 से 5% में अब कमी आएगी, क्योंकि डिजिटल भारत को होने के लिए मोबाइल फोन होना प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में बहुत जरूरी है। उसी को देखते हुए भारत सरकार अब आयात शुल्क पर कमी कर रही है, 15% से घटाकर केवल 10% कर दिया गया है। तो अब मोबाइल फोन की जो कीमत होगी अब वो भी गिरती हुई नजर सामने आएगी। अगर बात करें इसको उपकरणों को किस किस को कवर किया गया है, तो बैटरी के कवर को उपयोग किया जाएगा, फ्रंट कवर को उपयोग किया जाएगा, मिडल कवर को, मेन लेंस को, बैक कवर को, और जीएसएम एंटीना को, किसी भी तकनीक के एंटीना आदि जैसे घटकों पर आयात शुल्क में अब कमी की जाएगी। और कमी 5% से होगी कम, लेकिन 15% से घटाकर 10% तक लाई जाएगी। सरकार ने कम शुल्क लागू करने की कोई तारीख अधिसूचित नहीं की है अभी कब से होगी, लेकिन कह दिया है कि हो जाएगी। यह मोबाइल उपकरणों को और अधिक किफायती बना देगा और खासकर एंटी और बजट सेगमेंट में है। याद रखिएगा, एंट्री और बजट के सेगमेंट में है। वर्तमान में केवल 15 से 18% स्थानीय स्तर पर पर्याप्त किए जाते हैं। भारत में असेंबली के लिए अधिकांश घटकों का आयात किया जाता है। भारत में जो असेंबली होती है उसके लिए इंपोर्ट ही अधिकतर किया जाता है दूसरे देशों से, इसलिए अभी 15 से 18% से घटाकर 10% तक लाने के लिए बात की जा रही है। रिपोर्ट में यही भी खबर आई है कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमुख बात भी है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक, क्या रखिएगा, किस कौन सा दिवस? भारतीय तटरक्षक दिवस। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, साथ ही ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारी वीडियो डली हुई है, एक बार जाइएगा चेकआउट करिएगा। जीआई टैग पर वीडियो आ चुकी है, अगर आप नहीं देखी है तो देख लो। 2024 के बहुत इंपोर्टेंट 17 जीआई टैग मिले हुए हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, याद रखिएगा। यह दिन तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 48वीं वर्षगांठ थी। याद रखिए, कौन सी? 48वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। अगर भारतीय तटरक्षक की भूमिका और जिम्मेदारियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो समुद्र में संकटग्रस्त मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी सहायता प्रदान करना, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण सहित समुद्री पर्यावरण का भी संरक्षण करना, तस्करी विरोधी अभियानों, सीमा शुल्क और अन्य अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, भारतीय समुद्री क्षेत्र के अधिनियम का परिवर्तन करना, समुद्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय अपनाना और वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना। तो यहाँ पे जो 5, वैसे तो जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, लेकिन जो 5 जिम्मेदारियां हैं बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं, बता सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं। पंजाब सरकार ने कुछ नया हलचल की है, क्या की है उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स, संक्षेप में बताया जाए तो एसएसएफ, याद रखिएगा, क्या है? एसएसएफ, सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कार दिख रही है, किस तरीके से है इसको समझ लेते हैं क्यों किया गया है। तो पंजाब सरकार ने भारत में सड़क पर मृत्यु को कम करने के लिए इस बल की स्थापना की है। तो किस लिए की गई है? सड़क पर जो मृत्यु होती है उस मृत्यु को कम करने के लिए सड़क पर सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना की गई है। किसने की है? पंजाब के मुख्यमंत्री की बात किया है भगवंत सिंह मान ने 27 जनवरी 2024 को जालंधर से 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो कितनी? 144 हाईटेक वाहनों को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अगर हम टोल फ्री नंबर की बात करें तो किसी राज्य में किसी को भी 112 पर कॉल करके सहायता उपलब्ध होगी। तो 112 इनका कॉल का नंबर है, उस पर सहायता करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉल प्राप्त होने के बाद 10 मिनट के भीतर ही एक वाहन स्थान पर पहुंच जाएगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सड़क सुरक्षा फोर्स का नेतृत्व की बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और एआईजी ट्रैफिक गगनजीत सिंह कर रहे हैं। 1200 से अधिक पुलिस जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया और 144 हाईटेक वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। तो 1200 से अधिक पुलिस जवान इसमें तैनात रहेंगे, 144 हाईटेक वाहनों को यहाँ पर रवाना किया गया है। करीब 90 महिलाएं ड्राइवर भी इसमें शामिल हैं जो गाड़ियों की स्टीयरिंग संभालेंगी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुषों को, महिलाएं भी यहाँ पर शामिल है। महिलाओं की बात किया है तो 90 महिला ड्राइवरों को शामिल किया गया है जो गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने के लायक है। वाहन 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को कवर करेंगे। नशे में गाड़ी चलाने वाले और ओवर स्पीडिंग की जांच के लिए वाहनों में विशेष उपकरण भी लगाए गए हैं। तो अब गाड़ी को आराम से चलाइएगा पंजाब के आसपास, क्योंकि गाड़ी नशे में चलेगी तो पकड़ी जाएगी और जुर्माना आपसे भुगता जाएगा या फिर सीज कर दी जाएगी। ओवर स्पीड वाहनों वालों पे भी सचेत रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम खंड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना से यह खबर संबंधित है। जब अंत्योदय अन्न योजना की बात आती है तो पीडीएस की जरूर बात आती है। किसकी? पीडीएस की जरूर बात आती है। अंत्योदय अन्न योजना की जब भी बात आएगी पीडीएस की जरूर बात आएगी, क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पीडीएस के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना बढ़ा दिया है। बात कर रहा है चीनी बोले तो शक्कर की बात कर रहा है, शक्कर की सब्सिडी को बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना एएवाई परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कब तक? याद रखिएगा, 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। चीनी पर भी, शक्कर पर भी सब्सिडी की योजना बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत कार्य क्या होगा? केंद्र सरकार भाग लेने वाले राज्यों के एएवाई मतलब कि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रति माह चीनी पर 18.50 मतलब कि 18.50% रुपयों प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। इस योजना लगभग 1.89 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर 1,89,00,000 जो अंत्योदय अन्न परिवार योजना के तहत आते हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। सरकार प्रति माह प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी के वितरण के लिए भाग लेने वाले राज्यों को सब्सिडी भी जारी करेगी। सरकार ने 2025-26 तक अगले 3 वर्षों के लिए 29,610.5 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पशुपालन अवसंरचना मतलब के पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास निधि के विस्तार में भी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अगर अब एग्जाम में आता है कि हाल ही में पीडीएस के तहत अंत्योदय योजना में किस चीज को सब्सिडी दी गई है, तो आप लोग लगा सकते हैं चीनी को सब्सिडी के लिए यहाँ पर लागू कर दिया गया, मंजूरी दी गई है। अगर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की बात किया कितने परिवार शामिल हैं, तो 1,89,00,000 परिवारों को यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। जिस राज्य पे यहाँ पे जारी करेगा उसको सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।